हेलो, नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद दोस्तों। मैं पूजा सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल श्री जी ट्यूशन में। आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, ऐसी मैं उम्मीद भी करती हूँ और ऐसी कामना भी करती हूँ। और आप सब अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे, अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है और बोर्ड एग्जाम के लिए हमें खुद को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम हमारे जीवन का एक आधार हमें बेस दे देता है और उसके आगे हमें फिर 11th 12th में कैसे प्रिपेयर करना है, खुद को आगे कैसे बढ़ना है, ये सारी चीज़ें हमारे ये पहला सबसे बड़ा एग्ज़ाम। इससे पहले हम 6th 7th 8th 9th सारे एग्ज़ाम देते आते हैं, पर वो एग्ज़ाम जो हमें हिला देता है, जो हमारी रूह को कपा देता है, वो है 10th का बोर्ड एग्ज़ाम, क्योंकि हम पहली बार बोर्ड दे रहे होते हैं। इससे कम डर कहें या इससे कम हिचकिचाहट कहें या इससे कम झिझक कहें, वो हमें 12th क्लास में लगती है, क्योंकि वो दोबारा हमारा दूसरा बोर्ड होता है, पर पहला बोर्ड हम दे रहे होते हैं क्लास 10th में। और अभी हमारी उतनी उम्र भी नहीं हुई होती है कि हमें चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं, तो मन में थोड़ा सा डर रहता है। पर इस डर को दूर करने के लिए हम लगातार पढ़ाई करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं। 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 6 घंटे जितने भी हो सकते हैं, जिसकी जितनी स्टेमिना होती है वो उस हिसाब से अपनी तैयारी मुझे प्रिपरेशन कर रहा होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि आप ऐसी तैयारी अपनी कर रहे होंगे, क्योंकि आपको अपना नाम बनाना है, बहुत ऊंचाई तक जाना है और आपको पता है कि आपको अपने ये आपके कर्म ही हैं जो आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाते हैं। ऑब्वियस है कि अगर कर्म हमारे पास नहीं हो तो हमें ऊंचाई यानी आसमान को छूने में दिक्कत होगी। वरना कहते हैं ना कि हर कोई एक जैसा ही होता है, हर कोई खाता है, हर कोई जीता है, हर कोई सुबह उठता है, शाम को सोता है, ये सब करते हैं, पर कुछ नाम हमारी जिंदगी में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिन्हें हम याद करते हैं, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो गए, स्वामी विवेकानंद जी हो गए, महारानी लक्ष्मीबाई हो गई, मैडम क्यूरी हो गई, CV रमन जी हो गए। ऐसे कई नाम हैं जो हमें हर सुबह एक नई प्रेरणा देते हैं, जिनका नाम ही याद कर लीजिए तो मन में एक नई उमंग आ जाती है और एक नए जोश के साथ हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए हम भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं और इन्हीं लोगों की तरह, इन्हीं के नक्शे कदम पे चल के हम भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि कफन से पहचान नहीं होती लाश की, कफन से पहचान नहीं होती लाश की, पीछे का कारवां बयां करता है दास्ता हस्ती का, कि वो कौन जा रहा है ये उसके पीछे की भीड़ बताती है, वरना जाना तो सबको है। तो हम भी कुछ अच्छा करें अपने जीवन में, कुछ बढ़िया करें। और ऑब्वियस है कि जब हम अच्छा करेंगे, जब बढ़िया करेंगे, तो हम मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए हम मेहनत से बिना घबराए हुए अपनी तैयारी को आगे करते हैं। हमने इससे पिछले क्लास में विद्युत आवेश देखा था, विद्युत धारा देखी थी और विद्युत विभव भी देख लिया था, एम्पियर की परिभाषा, वोल्ट की परिभाषा, अमीटर को कैसे मापते हैं, ये सारी चीज़ों को हमने समझ लिया था। आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे विद्युत विभवांतर, यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। उस दिन हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल देखा था, आज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे। दूसरा हमारा विद्युत परिपथ तथा विद्युत परिपथ आरेख। जैसे मैंने आपको बताया कि अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, अभी मैं बताऊंगी आगे वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते हैं, प्रतिरोध कैसे बनाते हैं, कुंजी कैसे बनाते हैं, सेल क्या है, बैटरी क्या है, बल्ब क्या है, विद्युत परिपथ क्या है, ये जो पूरा सर्किट हमारे आपके घर में चलता है ये क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे, कैसे पहचानेंगे किसको। और उसके बाद फिर हमारा अगला टॉपिक होगा विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो चलिए हम अपने इस मजेदार से सेशन को स्टार्ट करते हैं। विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर के लिए आप 1 मिनट पीछे जाइएगा, फ्लैशबैक में जाइएगा, जब हमने विद्युत विभव सीखा। विद्युत विभव में हमने कहा था कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ऑब्वियस है कि ये सारे काम किसके भीतर होंगे, वैद्युत क्षेत्र के भीतर। अगर वैद्युत क्षेत्र नहीं है तो हमारे ये काम करना संभव नहीं है। ये हमने बना लिया वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र हमने किसे कहा कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके भीतर वैद्युत बल का या वैद्युत प्रभाव का अनुभव किया जा सके, उसे हमने क्या कहा, वैद्युत क्षेत्र कहा। जैसे हमारे बल का अनुभव, आपके बल का अनुभव, सबका प्रभाव होता है, इस तरह आवेश का भी प्रभाव होता है। हमने कहा था अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक धन आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़े उसे हमने क्या कहा, वैद्युत विभव। कल में हमने इसे विद्युत विभव कहा। हमने कहा था अनंत से किसी बिंदु तक, मान लेते हैं बिंदु A का विद्युत विभव VA है, ठीक।
एक और कुछ ले आते हैं बिंदु बी, यहां हम मान लेते हैं ये है हमारा बिंदु बी। बिंदु बी का वैद्युत विभव VB, ऐसे हमने कहा इस बिंदु पर VA हो गया, इस बिंदु पर VB हो गया। अगर आप लोग अपने घर में थोड़ा बहुत काम वाम किए होंगे, थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर करते होंगे, तो आपको पता होगा कि विभवांतर में समझाती हूँ कि एक बाल्टी पानी एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाना है। आपने यहाँ से एक बाल्टी पानी उठाया और उसी पानी को आप यहाँ ले जाके पहुंचा दिए, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में आपने जो कार्य किया, आपको जो कार्य करना पड़ा, उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर। क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर। तो देखिएगा विद्युत विभवांतर क्या है, किसी धन आवेश को या किसी एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही दोनों बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर कहलाता है। आप फिर सुनेंगे, क्या, किसी धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही दोनों बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर कहलाता है। तो लिख लेते हैं परिभाषा कौन सी थे। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, विद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभवांतर। देखिएगा, किसी धन आवेश को, आप भी लिखिए मेरे साथ, किसी धन आवेश को, आप लोग बैठ के चुपचाप सुना मत करिए, क्योंकि अगर चुपचाप बैठ के आप सुनते हैं तो वो चीज आपको आसानी से याद नहीं होती। अगर दिमाग के साथ, आंख के साथ आपकी पेन भी चलती है तो वो चीजें हमें आसानी से याद और ज्यादा टाइम तक याद रहती है। तो आप लोग भी लिखते रहिए, किसी धन आवेश को, किसी धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, किसके भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, जो जो कहे हैं बस उसी को हम परिभाषा बनाते हैं। किसी धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से, वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर कहलाता है। उन दोनों बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर कहलाता है। विद्युत विभवांतर कहलाता है। देखिएगा, जैसे आपने लिखा था विद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं, उसी तरह से विद्युत विभवांतर को भी V से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन विभवांतर दो के बीच का अंतर होता है। अभी हमने लिखा था VA एक का और दूसरे का VB, तो अंतर का मतलब दूसरे वाले में से पहले वाले को हम घटाते हैं, यानी कि VB माइनस VA। तो हमको सूत्र क्या मिलता है, आगे देखते हैं। तो इसी को हम लिखते हैं, V ना लिख करके हम क्या लिख देते हैं, डेल्टा V। विभव है तो सीधे V से दिखाते थे, और विभवांतर है तो डेल्टा V, क्योंकि दो विभव के बीच का अंतर बता रहे हैं। अब आगे हम लिखते हैं, यदि Q कूलाम आवेश, इस धान आवेश को कितना मान लेते हैं, Q। यदि Q कूलाम आवेश को आप ऐसे देखिए, हमने बनाया एक वैद्युत क्षेत्र, ये हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र। बिंदु A था और ये है बिंदु B। इसका विभवांतर VA और इसका विभव VA और इस बिंदु का विभव VB। A से B तक कितना आवेश लेके जाते हैं, Q कूलाम आवेश को ले जा रहे हैं, और ले जाने में कितना कार्य कर रहे हैं, W। तब लिखते हैं, यदि Q कूलाम आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र के भीतर
विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में W कार्य किया गया हो या किया गया कार्य W हो, किया गया कार्य W हो तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर, अब क्या निकालेंगे हम, उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर। विभवांतर को आप देखिए, मैं यहां लिखती हूं VB माइनस VA, दूसरी वाला माइनस पहले वाला, बराबर हमने क्या कहा, किया गया कार्य, जो कार्य करते हैं और जिसको ले जाने में W अपॉन Q, या इसी को आप चेंज करके लिख देंगे VB माइनस VA को डेल्टा V बराबर W अपॉन Q। ये क्या मिला आपको, विभवांतर। विभवांतर क्या है, दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या है, उस आवेश को ले जाने में किया गया कार्य बटे आवेश। ठीक, इसका मात्रक क्या होता है, आप लिखेंगे विभवांतर का मात्रक। विभवांतर को क्लियर कर लेते हैं, विभवांतर का मात्रक। तो ध्यान दीजिएगा, फिर हमेशा की तरह से आप एक चीज याद रखिएगा, विभव और विभवांतर दोनों के मात्रक वही विभवांतर का मात्रक है। क्या था मात्रक, देखिए विभवांतर का मात्रक यहां से आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा डेल्टा V बराबर W का मात्रक यानी कार्य का मात्रक होता है जूल, और Q यानी आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो आपको मिलेगा विभवांतर, या इसी को आप कह रहे थे वोल्ट। जूल प्रति कूलाम को कल आप क्या कह रहे थे, वोल्ट। तो आप लिखेंगे विभवांतर का मात्रक, विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब हम विद्युत धारा पढ़ रहे थे तो हमने कहा था विद्युत धारा को अमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं, अमीटर। हमने कहा था एक छोटा सा यंत्र होता है जिससे मापते हैं। जब हम विभवांतर मापना होता है कि कितना विभव का अंतर हुआ, तो हम अमीटर या ऐसी किसी चीज का प्रयोग न करके हम करते हैं वोल्ट मीटर का। दोनों सेम एक जैसे होते हैं, अमीटर और वोल्ट मीटर, उस पर लिखा होता है, उससे आप जान पाएंगे। अगर आपको दूर से दिखा दिया जाए तो आप अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर नहीं बता सकते। मैं आपको दिखाऊंगी वोल्ट मीटर और अमीटर कैसे होते हैं। तो देखिएगा, विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। फिर आप लिखिएगा विभवांतर को नोट पॉइंट में डाल के लिखिए, मन करे तो, विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं, वोल्ट मीटर से मापते हैं। यानी हमको जब लगाना होता है तो हम रास्ते में उसको बीच में उसको लगा देते हैं, देखते हैं कितना विभवांतर दो बिंदुओं के बीच का हो रहा है। जितना जिन दो बिंदुओं के बीच निकालना होता है उसी के बीच वोल्ट मीटर को लाके जोड़ दिया जाता है। विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापते। एक चीज और याद रखिएगा, जब हम बात कर रहे थे अमीटर की तो हमने आपको लिखवाया था अमीटर सदैव श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, यानी कि एक, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। लेकिन वोल्ट मीटर सदैव समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। समांतर मतलब ऊपर और उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसको, इसको कहते हैं समांतर क्रम, ऊपर नीचे को। तो आप लिखेंगे वोल्ट मीटर को सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर को सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं। याद रखिए, फिर से एक बार, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अमीटर को श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। ठीक, अमीटर विद्युत धारा मापता है और वोल्ट मीटर विद्युत विभवांतर मापता है। विभव के जब से विभवांतर उत्पन्न होता है, और धारा तो आपको पता है कि आवेश प्रवाह की दर को हमने क्या कहा था, विद्युत धारा। तो ये क्लियर हुआ हमारा
विद्युत विभवांतर। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, 1 वोल्ट की परिभाषा आप यहां से भी निकाल सकते हैं, हमने पीछे भी निकाला था, यहां भी निकाल सकते हैं आप। यदि 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होगा। आप वहां भी लिख सकते हैं, यहां भी। क्या? यदि Q बराबर भी आप 1 कूलाम लिख दें, यदि 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होगा। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप, यदि 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होगा। यहां तक क्लियर हुआ? अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके आगे देखते हैं कि हमको क्या करना है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, 5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश को, अब हमने विद्युत विभवांतर देख लिया तो इस पे एक प्रश्न भी कर लेते हैं। जैसे जैसे टॉपिक को क्लियर करते जाते हैं वैसे एक छोटा छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारा ये टॉपिक लगभग क्लियर समझे हम। तो 5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा? देखिए क्या दिया है सवाल में। सबसे पहले हम लोग हमेशा, हमारा नियम है, हमने एक बना रखा है अपने लिए कि हम सबसे पहले लिख लेते हैं दिया है, गिवन। क्या है गिवन? दैट 5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश को, यानी कि आवेश कितना है? 5 कूलाम दिया है। आवेश को किससे दिखाते हैं आप? Q से। कितना दिया है? 5 कूलाम। आवेश 5 कूलाम, ठीक। कहाँ? विद्युत क्षेत्र के में एक बिंदु से दूसरे बिंदु। पक्का, जब 2 बिंदु आ गया तो क्या निकालना है हमें? विद्युत विभवांतर, ठीक। एक बिंदु से दूसरे दिया है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल कार्य। आप लिखेंगे किया गया कार्य, 2 बिंदुओं के बीच किया गया कार्य, यहां लिख लीजिए मन करे तो, 2 बिंदुओं के बीच, कोई कंफ्यूजन ना हो, थोड़ा ज्यादा लिख लेते हैं। 2 बिंदुओं के बीच किया गया कार्य को हम W से दिखाते हैं। कितना किया गया है? 25 जूल। इन्होंने कहा 25 जूल का इन्होंने काम किया। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो, फिर देखिए पहले बिंदु का विभव, 2 बिंदुओं में पहले बिंदु का विभव दे दिया 10 वोल्ट, बचा कौन सा? दूसरा। तो हम लिख लेते हैं V1 बराबर 10 वोल्ट, ठीक। फिर क्या पूछ रहा है? तो दूसरे बिंदु का विभव आप लिखेंगे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? दूसरे बिंदु का विभव, दूसरे बिंदु का विभव V2 का मान आपको क्या करना है? ज्ञात करना है, ठीक। अब आप देखिएगा V1, V2, Q और W आपको कहाँ मिलता है? तो आपको पता है इसी को आप कहते हैं विद्युत विभवांतर, यानी कि डेल्टा V बराबर W अपॉन Q। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। डेल्टा V बराबर W अपॉन Q क्या है? हम जानते हैं डेल्टा V बराबर W अपॉन Q से, इसी से हम आगे बढ़ते हैं। सूत्र डेल्टा V बराबर W अपॉन Q से, ठीक। डेल्टा V का मान नहीं दिया, यानी हमको निकालना है। पहले तो हम इसको, डेल्टा V को आप लिख सकते हैं V2 माइनस V1। क्यों? क्योंकि 2 बिंदुओं के बीच, ये 1 वाला था, ये 2 वाला था, तो 1 से 2 गया तो हम 2 माइनस 1 रखते थे। इसका V2 होगा और इसका V1 होगा। तो V2 माइनस V1 को हम क्या कहते थे? विद्युत विभवांतर। बराबर W का मान दिया है 25 और Q का मान दिया है 5। ये है जूल और ये है बटे कूलाम। ये हमारा कटा 5 एकम 5, 5 पचे 25। तो ये मिल गया हमें 5 जूल प्रति कूलाम। क्या मिला है ये तो मिला है हमें विभवांतर कितना आया? 5 जूल प्रति कूलाम। लेकिन पूछ क्या रहा है? दूसरे बिंदु का विभव, यानी इसका मान उसने दे रखा है। तो लिखते हैं V2 माइनस V1 कितना है? 10 वोल्ट। 10 बराबर कितना आया है? 5
जूल। इधर इसको पक्षांतर करेंगे, आप लिखेंगे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर क्या हो रहा है? पक्षांतर करने पर V2 बराबर 5 प्लस 10, यानी कि बराबर आप लिखेंगे V2 बराबर कितना है आपका 15, विभव है तो मात्रक वोल्ट, 15 वोल्ट। अतः आप लिखेंगे, अगर आप चाहें तो यहां लिखें, अतः दूसरे बिंदु का विभव 15 वोल्ट होगा। अतः दूसरे बिंदु का विभव 15 वोल्ट होगा। अतः दूसरे बिंदु का विभव 15 वोल्ट होगा। ठीक, क्या दिया था सवाल को एक बार फिर समझ लीजिए। आपको Q दिया, आपको W दिया, आपको डेल्टा B नहीं पूछा बल्कि दूसरे बिंदु का विभव पूछ दिया। आपको पता है कि जब दो बिंदुओं का विभव है, मतलब अंतर निकालना है, उसी को हम कहते हैं विभवांतर। तो हमने पहले इस सूत्र से विभवांतर निकाल लिया। फिर हम एक चीज और ध्यान दिया कि इसमें एक का मान वो दिया था, पहले का दिया था हमने रख दिया और दूसरे का पक्षांतर करके निकाल लिया, तो मिल गया हमें 15 वोल्ट। यहाँ तक क्लियर है? मैं समझती हूँ कि आपका विद्युत विभवांतर और विभव क्लियर होगा। अब हम देखने जाते हैं विद्युत परिपथ तथा विद्युत परिपथ आरेख। जैसे कि हम इतने देर से जो कह रहे हैं कि वोल्ट मीटर को श्रेणी समांतर क्रम में, अमीटर को श्रेणी क्रम में, क्या है, कैसे जोड़ते हैं वोल्ट मीटर अमीटर, किस में श्रेणी क्रम में, तो ये सब चीजें हमें देखनी है। विद्युत परिपथ, किसे विद्युत परिपथ कहते हैं, कहाँ बल्ब जोड़ेंगे, कहाँ बल्ब जोड़ेंगे, कहाँ कुंजी जोड़ेंगे, कहाँ धारा नियंत्रक जोड़ेंगे, कहाँ प्रतिरोध जोड़ेंगे, तो इन सबको अब हम देखते हैं और इससे बहुत ज़्यादा हमें हेल्प मिलेगी आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो चलिए एक बार परिपथ को देख लेते हैं। देखिएगा, अब हम बनाते हैं अपना विद्युत परिपथ तथा विद्युत परिपथ आरेख। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? विद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बंद मार्ग सुन के हंसी आ गई, आपको भी आएगी। अगर खुला मार्ग हो, एक तार आप इधर लगा के छोड़ दीजिए और एक तार इधर लगा के छोड़ दीजिए, तो विद्युत परिपथ तो नहीं बनेगा, लेकिन जो छुएगा वो इस दुनिया से चल बसेगा। तो बंद परिपथ यानी एक तरफ किसी प्लग या किसी पिन से जुड़े हो और दूसरी तरफ बल्ब वगैरह जो भी हमें लगाना है, पंखा चलाना, बल्ब, कूलर, हीटर, एसी, जो भी ऐसे चीजों को जो हम जोड़ के रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। एक पूरा रास्ता जिसमें विद्युत प्रवाहित हो रही है। परिपथ का मतलब ये होता है रास्ता, और ऐसा रास्ता जिसमें विद्युत प्रवाहित हो रही, कहीं बल्ब जला रही, कहीं पंखा चला रही, कहीं हीटर चला रही है, इसको हम क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। विद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। प्रत्येक विद्युत परिपथ में विभिन्न अवयव होते हैं, बहुत कुछ होता है, जैसे सेल, विद्युत उपकरण, स्विच, तार आदि लगे होते हैं। ये रहा आपका विद्युत परिपथ। ध्यान दीजिएगा, इधर वाले को बनाते हैं प्लस और इधर वाले को माइनस, यानी कि ये जो बड़ी वाली लाइन खींचते ना, इसको प्लस कहते हैं, ये छोटी वाली होती है इसको माइनस। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। आपको पता है विद्युत धारा प्लस से निकल के माइनस की ओर, प्लस से निकल के माइनस की ओर निकलती रहती है। विद्युत धारा का चलना इधर से, देखिए हमने एरो से निशान बनाया, ये हमने बनाया विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको पता है कि मेरी कला में हाथ थोड़े ज्यादा अच्छे हैं, मैं स्पेशलिस्ट हूँ कला की, इसलिए आपको ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है। आप अपना अच्छा बनाइएगा। और ये रहा हमने अमीटर। अमीटर के बारे में हमने पहले ही कहा था कि अमीटर को श्रेणी क्रम यानी उसी रास्ते में जोड़ते जाते हैं, और ये अमीटर का प्लस और ये अमीटर का माइनस। ये क्या है? ये है कुंजी। इनका नाम क्या है? कुंजी यानी कि चाबी। ध्यान दीजिएगा, कुंजी दो होती है, एक सिर्फ अगर ऐसे बनी हो, घाट बना हो, तो इसको कहते हैं खुली कुंजी, यानी कि ये जैसे ढक्कन है इसमें, ये खुली कुंजी है, इनमें अभी चाबी नहीं डाली गई है। जब मैं इसमें ऐसे डाल देती हूँ तो इसको कहते हैं बंद कुंजी, यानी कि जहां ऐसे निशान बना होता है इसको कहते हैं बंद कुंजी। तो आप अगर लिखना चाहें तो इसको मैं लिख देती हूं बंद कुंजी। ठीक, अब इन्हीं के कुछ अवयवों को हमने यहां लिखा है। जैसे देखिए, ये क्या है? विद्युत सेल, एक प्लस वाला सिरा और दूसरा माइनस सिरा, इसको कहते हैं विद्युत सेल। ऐसे प्रतीक को जहां ऐसा बना होगा आप समझेंगे कि सेल जोड़ना, या कहा जाए कि परिपथ में सेल जोड़िए, तो आप लिखने नहीं जाएंगे सेल जोड़िए, आप सीधे इसको बना देंगे। विद्युत बल्ब, फिर वही बात, किसको आप विद्युत बल्ब भी समझिएगा, बना कुछ और है लेकिन आप समझदार हैं तो आप विद्युत बल्ब समझेंगे। बैटरी अथवा सेलों का संयोजन, इससे एक चीज और याद रखिएगा,
जाएगा। ये है बैटरी, इसी को सेलों का संयोजन कहते हैं। कभी कभी बैटरी की परिभाषा भी मतलब ऐसे पूछता है बैटरी किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे सेलों के संयोजन को ही क्या कहते हैं, बैटरी। छोटे 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 सेल को जब जोड़ लेते हैं तो वो बन जाती है हमारी बैटरी। इन्वर्टर में बड़ा बड़ा बैटरा लगा था ना, तो वो बन जाती है हमारी बैटरी। ये क्या है, प्रतिरोध, इसको कहते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध आपने सड़कों पे देखा है रंबल स्ट्रिप लगी होती है। अरे रंबल स्ट्रिप वो वाली जो कई ऐसे ऊंचे नीचे करके होती है, जिसपे लड़के लोग या लड़कियां स्कूटी दौड़ाते हुए लेके जाते हैं आप, और जब रंबल स्ट्रिप आ जाती है तो आप ऊपर नीचे छटकने लगते हैं, और वहां पे आपको हार मान करके अपनी स्पीड को कम करना होता है ताकि आप आसानी से पार हो जाएं, आप जमीन पे ना गिरें। इसके लिए वो प्रतिरोध, वो अवरोध, यानी कि आप अपनी स्पीड को थोड़ा कम करें, इसलिए सड़क पर अवरोध बनाए जाते हैं। इसी तरह से विद्युत परिपथ में भी धारा को रोकने के लिए प्रतिरोध बनाया जाता है, इसको कहते हैं विद्युत प्रतिरोध। ये वही रंबल स्ट्रिप है जो सड़क पे आपकी स्पीड को, आपके एक्शन को, दिखावे को थोड़ा कम करने का काम करती है। ये है प्लग कुंजी, मैंने लिखा खुली। खुली यानी देखिए अभी भी मैंने बताया जब इसमें बीच में नहीं लगा होता है तो इसे कहते हैं खुली कुंजी, और अगर हम बीच में लगा देते हैं चाबी तो इसे कहते हैं बंद कुंजी। परिवर्ती प्रतिरोध अथवा धारा नियंत्रक, ये है धारा को नियंत्रित, कितनी धारा हमें परिपथ में फ्लो करानी है, कब रोकनी है, कब ज्यादा देना है, तो ऐसे सिंबल को कहते हैं परिवर्ती प्रतिरोध अथवा आप जानिएगा धारा नियंत्रक। ये क्या है, ये है तार संधि। ये देखिए यहाँ पे संधि हुई है, एक तार इधर से जा रहा था, दूसरे तार को यहाँ ले आए, यहाँ जोड़ दिए, ये हो गई तार संधि। संधि का मतलब ये होता है जोड़ना, तो ये है हमारी, ये सिंबल है हमारे तार संधि का। ठीक, अब ये क्या है, इनको तो हम काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। ये है अमीटर महोदय, एक तरफ प्लस होता है दूसरी तरफ माइनस, ऐसे प्लस वाले को और माइनस वाले को जोड़ते हैं। ये है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर मैंने आपसे कहा था मीटर और वोल्ट मीटर को अब देख के एक जैसे दिखते हैं, प्लस से माइनस इसको भी जोड़ते हैं, 20 से इसको दिखाते हैं, ये वोल्ट मीटर होता है। ये है तार क्रॉसिंग, जैसे आप देखते हैं रेलवे क्रॉसिंग, ये है तार क्रॉसिंग, यानी एक तार जा रहा था दूसरे तार को पार कराना है तो ऐसा सिंबल बना देते हैं, जहां बना होता है हम समझ जाते हैं कि यहाँ दो तार क्रॉस कर रहे हैं या कोई तार किसी दूसरे तार को क्रॉस कर रहा है, तो ये क्या है, तार क्रॉसिंग। यहां तक आपका क्लियर हुआ। अब एक बार फिर से आप देख लीजिए, विद्युत सेल ये सिंबल, विद्युत बल्ब ऐसा, बैटरी, सेलों के संयोजन को बैटरी, ये रहा प्रतिरोध हमारा रंबल स्ट्रिप की तरह, प्लग खुली हुई कुंजी है, और अगर आप बनाना चाहें तो इसी को आप बना सकते हैं बंद कुंजी। बंद कुंजी होती है ऐसे। ठीक, फिर ये रहा आपका परिवर्ती प्रतिरोध अथवा धारा नियंत्रक, ये रहा आपका तार संधि, अमीटर, वोल्ट मीटर और तार क्रॉसिंग। यहां तक आपका क्लियर हुआ। अब इसके बाद जब भी हम समझेंगे तो हम देखेंगे विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, हम प्रतिरोध की ओर आगे बढ़ते हैं। आप यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर प्रतिरोध को समझते हैं। हमारा अगला टॉपिक है विद्युत प्रतिरोध, यानी कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। विद्युत प्रतिरोध क्या है, अभी अभी जब हमने सिंबल के बारे में देखा था तो मैंने आपको बताया था प्रतिरोध का मतलब ये होता है रास्ते में अवरोध उत्पन्न करना, रुकावट उत्पन्न करना, इसी को क्या कहते हैं, प्रतिरोध। वो जो अवरोध उत्पन्न करे उसे प्रतिरोध कहते हैं। जैसे 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 फिर हम जाते हैं, हम सड़क पर अपनी गाड़ी को एकदम उड़ाते लेके चले जाते हैं, जो भी हमारे पास बाइक होती है या लड़कियां स्कूटी चलाती हैं, लेकिन जब हमारे सामने ब्रेकर होता है या फिर हम जिसको बोलते हैं रंबल स्ट्रिप, जब कई सारे ब्रेकर होते हैं जो एक साथ होते हैं ना रंबल स्ट्रिप, उस पर हमारी स्पीड अपने आप क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। वो लगा ही इसीलिए होता है कि हमारी स्पीड को रोक सके, हमारे रास्ते में अवरोध उत्पन्न करे, तो उसको हमने क्या कहा, प्रतिरोध। तो जो विद्युत धारा के रास्ते में अवरोध उत्पन्न करे उसे क्या कहेंगे, विद्युत प्रतिरोध। क्या कहेंगे उसे, विद्युत प्रतिरोध। हमारे मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले को हम रंबल स्ट्रिप कहते हैं, ब्रेकर कहते हैं, और जो विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करे उससे हम कहते हैं विद्युत प्रतिरोध। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, किसी चालक का वह गुण, आप लिखेंगे किसी चालक का वह गुण, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण, ये गुण होता है रास्ते में रुकावट बनना, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें बहने वाली विद्युत धारा का, उसमें बहने वाली
विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करे, विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करे या रुकावट उत्पन्न करे, उसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अवरोध उत्पन्न करे उसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, उसे विद्युत प्रतिरोध इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। आपने क्या लिखा? किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें बहने वाली विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करे, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो देखिएगा ये क्या है? ये है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को आपको पता है कि अधिकतर चीजों का जो नोटेशन होता है, जो हम डिनोट करते हैं, वो उस के इंग्लिश जो नेम होते हैं उसके फर्स्ट लेटर से करते हैं। तो विद्युत प्रतिरोध को आप लिखेंगे, विद्युत प्रतिरोध को किससे दिखाते हैं? विद्युत प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं। अब चलिए आगे देख लेते हैं विद्युत प्रतिरोध का सूत्र कैसे निकालते हैं। उसको फिर से एक बार देखिएगा, विद्युत प्रतिरोध क्या है? किसी भी चालक का वह गुण जिसके कारण वह अपने अंदर से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर दे, उसे हम सिंपल एक लाइन में हमने कहा विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध यानी कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, तो विद्युत प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी चालक के सिरों के बीच, यदि किसी चालक के सिरों के बीच, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V हो, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V हो तथा बहने वाली धारा, तथा चालक में बहने वाली धारा I हो, तथा चालक में बहने वाली धारा I हो, बहने वाली धारा I हो, तो प्रतिरोध, तो चालक में प्रतिरोध को किससे दिखाते हैं? तो चालक में प्रतिरोध R बराबर होगा V अपॉन I। V अपॉन I क्या होगा आपका? V अपॉन I। ये कैसे मिला हमें? हमने कहा यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट हो, चालक के सिरों के बीच विभवांतर कितना है? V विभवांतर है, और कितनी धारा प्रवाहित कर रहे हैं? I धारा। उसके मार्ग में कितना प्रतिरोध होगा वो कैसे पता चलेगा? विभवांतर बटे धारा से। तो हमने लिखा प्रतिरोध R बराबर विभवांतर बटे धारा V अपॉन I। प्रतिरोध का मात्रक लिखते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक, तो ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध का मात्रक वही होगा जो विभवांतर और धारा के मात्रक का अनुपात होगा। तो हम लिखते हैं प्रतिरोध का मात्रक बराबर विभवांतर का मात्रक बटे धारा का मात्रक। विभवांतर का मात्रक बटे धारा का मात्रक, धारा का मात्रक। विभवांतर का मात्रक क्या होता है आप बताइए? विभवांतर का मात्रक अभी आपने कहा वोल्ट, वोल्ट नहीं वोल्ट, और धारा का मात्रक होता है एम्पियर, तो वोल्ट बटे एम्पियर। अतः मात्रक क्या मिला हमें? यहां लिख लेते हैं, हमें मात्रक मिला वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर। या इसी को एक और नाम से जानते हैं, या लिखते हैं ओम। क्या लिखते हैं? ओम। ओम ही तो जीवन का सार है। किससे? ओम। और इसको दिखाते इसका सिंबल होता है ये। देखिएगा प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक आप सीधे लिखेंगे वोल्ट प्रति एम्पियर, या ओम होता है। ओम को इस निशान से प्रदर्शित करते हैं। ओम क्या है? ऑब्वियस है कि ओम एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने प्रतिरोध के बारे में बताया। तो वोल्ट प्रति एम्पियर तो हमने मात्रक निकाला, इन्होंने बताया था तो ये अपना नाम देंगे ही महोदय। तो हमने कहा ओम। प्रतिरोध क्या है? फिर से देखिएगा,
किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें बहने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, उसे हमने क्या कहा? प्रतिरोध। प्रतिरोध को हम R से प्रदर्शित करते हैं। हम ऐसा कहते हैं कि यदि किसी चालक के सिरों के बीच V वोल्ट का विभवांतर हो और उसमें I धारा प्रवाहित हो रही हो, तो प्रतिरोध को निकालने के लिए प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा विभवांतर बटे धारा V/I। मात्रक निकालना था तो हमने कहा विभवांतर का मात्रक बटे धारा का मात्रक, वोल्ट प्रति एम्पियर, या हमने कहा इसी को एक और नाम से जानते हैं ओम। ओम क्या है? तो प्रतिरोध का एक मात्रक है। ओम एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने प्रतिरोध के बारे में बताया। तो ये यहाँ तक क्लियर हुआ हमारा प्रतिरोध। हमने क्या क्या सीखा? हमने विद्युत विभवांतर देखा, विद्युत परिपथ देखा, और उस परिपथ में जो सिंबल देखे, जो प्रतीक देखे, किसको कैसे रिप्रेजेंट करना है उसको हमने देखा। और अब हमने देखा विद्युत प्रतिरोध। इसके बाद हम आगे जब भी देखेंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध देखेंगे, और हम क्या बोलते हैं उसको, ओम का नियम देखेंगे। अभी इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे बचे हैं। हालांकि जितना हमने पढ़ा वो अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अभी इसके आगे भी बचे हैं। हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस टॉपिक पर, विद्युत प्रतिरोध पर। क्वेश्चन है, यदि एक परिपथ का विभवांतर प्रवाहित धारा का 2 गुना है तो परिपथ के प्रतिरोध की गणना कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो कोई मान दिया ही नहीं, ना तो I का मान दिया, ना तो R का मान दिया, ना तो V का मान दिया, तो हमें निकालना कैसे है? तो देखते हैं, यदि एक परिपथ का विभवांतर क्या है? धारा का 2 गुना है, तो परिपथ के प्रतिरोध की गणना। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। क्या है दिया है? जो दिया है पर इसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है? ठीक, दिया है एक परिपथ का विभवांतर प्रवाहित धारा का 2 गुना। अतः हम लिखेंगे, अतः परिपथ में मान लीजिए, माना परिपथ में प्रवाहित धारा बराबर, परिपथ में प्रवाहित धारा कितना मान लेते हैं? प्रवाहित धारा को हम मान लेते हैं I। परिपथ में प्रवाहित धारा I एम्पियर, धारा का मात्रक बार बार लिखिए, आपको याद रहेगा, I एम्पियर। फिर कह रहा है जो विभवांतर है वो धारा का 2 गुना है, तो आप लिखेंगे विभवांतर कितना होगा? परिपथ का विभवांतर को V से दिखाते हैं, यानी कि विभवांतर V बराबर धारा का 2 गुना, तो हम लिख देंगे 2I। कितना? 2I। इसको आप परिभाषा, विभवांतर का मात्रक आप लिखते हैं वोल्ट। क्लियर है? क्या ज्ञात करना है? परिपथ के प्रतिरोध की गणना कीजिए। आप लिखेंगे ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना है उसको लिखिए परिपथ का प्रतिरोध, परिपथ का प्रतिरोध, परिपथ का प्रतिरोध। ठीक, हमने क्या दिया? हमने पहले अपने घर के सारे सामान को इकट्ठा कर लिया, फिर हमने देखा कि हमको खाना क्या बनाना है। अब हम देखते हैं कि क्या जो है उससे खाना हमारा तैयार हो जाएगा। ऑब्वियस है कि जो आप मिला है और जो निकालना है, यानी आपको R का मान निकालना है, तो R, V और I से आप क्या निकाल सकते हैं? तो हमने कहा कि R बराबर, हम अभी पढ़ के आ रहे हैं, V/I होता है। अभी भी आपने पढ़ा प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे बहने वाली धारा, R बराबर V/I से। आप लिखेंगे प्रतिरोध R बराबर V/I से। क्या कहते हैं? R तो निकालना ही है, V का मान दिया है 2I, और धारा हमने कितनी मान ली? बहने वाली धारा I एम्पियर। ये है वोल्ट और ये है एम्पियर में, I एम्पियर। ठीक, I से I कट गया, R बराबर क्या बचा? आप लिखेंगे R बराबर 2 वोल्ट पर एम्पियर, 2 वोल्ट प्रति एम्पियर, या इसी को आप लिखेंगे 2 ओम। प्रतिरोध कितना आया आपका? 2 ओम। कितना आया है? 2 ओम। सिंबल भी बनाते रहिए ताकि आपको कभी कोई दिक्कत ना हो सिंबल में। 2 ओम, ये रहा आपका आंसर। तो ये रहा प्रतिरोध। हमने दिया था, हमने I मान लिया, विभवांतर को 2 गुना कर लिया और R का मान सीधे बस मान रख दिया, आंसर आ गया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका ये टॉपिक आज का क्लियर हुआ होगा। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, और एक बार नहीं, अगर आपको एक बार में चीज़ें वैसे तो समझ में आ जाएंगी, अगर नहीं आती हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, जिससे आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आ जाए। और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। वीडियो कैसी लगी लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।